हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर मिनाटी में। और आज मैं फिर से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बेहद सच्ची डरावनी स्टोरीज। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे की स्टोरीज मैं अपने व्यूअर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करूँगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुहाना है और ये जो स्टोरी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो मेरे ही साथ घटित हुई थी। वैसे तो मैं अंबाला की रहने वाली हूँ और जब मैं छुट्टियों के समय अपने पूरे परिवार के साथ गांव जा रही थी तब ये घटना मेरे साथ हुई थी। और आज हम बड़े ही खुश थे क्योंकि आज मेरा पूरा परिवार गांव आया हुआ था। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरे 2 भाई और एक बहन थी। आज पूरा दिन हम भाई बहन पूरे गांव में और खेतों में घूम रहे थे। पूरा दिन घूमने के बाद हम शाम को घर वापस आ गए। थोड़ी देर अपने दादा से कहानियाँ सुनी और फिर खाना खाकर सो गए। लगभग रात के 12 ही बजे होंगे तभी मुझे किसी बच्चे के खेलने की आवाज़ आई। आवाज़ को नज़रअंदाज करके मैंने दूसरी ओर को करवट बदल ली। मेरे करवट बदलते ही किसी बच्चे की मेरे चारों ओर भागने की आवाज़ें आना शुरू हो गई, जैसे कोई मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। मैंने सोचा मेरा छोटा भाई होगा या मेरी चाची के बच्चे होंगे और मुझे परेशान करने के लिए मेरे चक्कर लगा रहे होंगे। मैंने उस बच्चे को डांटने के लिए जैसे ही आंखें खोली और उस बच्चे का चेहरा देखा तो मेरे हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि उस बच्चे का चेहरा पूरा सफ़ेद और जगह जगह से कटा फटा हुआ था। ये देखकर मेरी दिल की धड़कन दुगनी रफ्तार में हो गई थी और वो बच्चा मेरे चारों ओर घूम घूम कर अपने दोनों हाथों से धक्का दिए जा रहा था। तभी पता नहीं मुझे क्या होने लगा कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर घर में सब जाग गए थे और मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगे कि मैं क्यों रो रही हूँ। पर पता नहीं उस समय मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। मेरी ऐसी हालत देखकर घर वाले समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। और हैरानी की बात तो ये थी कि घर के सब लोग वहीं पर आ गए थे, पर वो बच्चा किसी और को नहीं देख रहा था और वो बच्चा अभी भी मेरे चारों ओर घूमे जा रहा था और मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मम्मी मुझे घर ही में बने मंदिर में लेकर गई और मंदिर में ही जाते मेरा रोना भी अपने आप रुक गया था और वो बच्चा भी पता नहीं कहाँ पर गायब हो गया। कुछ देर मंदिर में ही रुकने के बाद मम्मी मुझे वापस से मेरे बिस्तर पर लेकर आ गई और बिस्तर में आते ही वो बच्चा फिर से मेरे सामने आ गया था और उसने मेरे चारों ओर चक्कर लगाना भी शुरू कर दिए। जैसे ही उसने चक्कर लगाना शुरू करा उसके कुछ समय बाद मैं अपने आप फिर से रोने लग गई थी। पता नहीं क्यों उस समय मैं कुछ भी किसी को बता भी नहीं पा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चा किसी और को क्यों नहीं दिख रहा और किसी और को डरा भी क्यों नहीं रहा है। मेरे घर वाले भी कुछ समझ भी पा ही नहीं रहे थे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और वो बच्चा अभी भी बार बार मेरे चक्कर लगाकर मुझे धक्का दिए जा रहा था। एक तो उसका चेहरा इतना भयानक था कि किसी को भी डरा दे, ऊपर से उसका बस मुझे ही डराना हुए जा रहा था। तभी मेरी मम्मी ने मेरे पापा से मुझे नानी के घर छोड़ आने को कह दिया। तब मेरे पापा मुझे नानी के यहाँ छोड़ने जाने लगे और वो बच्चा तब तक मेरे साथ था जब तक हम घर से बाहर नहीं निकल गए। और घर से निकलते ही वो बच्चा भी गायब हो गया। उस रात नानी की यहाँ रुकने के बाद अगले दिन जब मेरे दादा एक बाबा के पास गए तो उन्होंने बताया कि उस जगह से बिस्तर हटा दो जिस जगह पर
मेरा बिस्तर लगा था। फिर वो बच्चे की आत्मा फिर किसी को भी परेशान नहीं करेगी। बस उस जगह पर बिस्तर फिर मत लगाना। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनू है और मैं दमोह ज़िले का रहने वाला हूँ। दोस्तों, ये बात 18 सितंबर 2015 की है। उस दिन मोहन लाल की मृत्यु हो गई थी। मोहन जी इलाके के एक बड़े दुकानदार थे, जिसकी वजह से हम सब दोस्तों को उनकी अंतिम विदाई में और अंतिम यात्रा में शामिल होने जाना था। मोहनलाल के पार्थिव शरीर को बस से हरिद्वार के शमशान घाट ले जाया जा रहा था। फिर लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद हम हरिद्वार के शमशान घाट पहुंच चुके थे। फिर उसके बाद पूरे विधि विधान से मोहन का अंतिम संस्कार हुआ। वहां पर मैं, मेरा दोस्त सोनू, अमित और नितिन, हम सभी शमशान घाट में हर तरफ घूम रहे थे। हम सभी लाशों को देखे जा रहे थे। हमने देखा सैकड़ों चिताएं जल रही हैं। शमशान घाट में हम फोटो भी खींचे जा रहे थे उनकी, और कुछ की वीडियो भी बना रहे थे। हमारे साथी जो मोहन की डेड बॉडी लेकर आए थे, वो सब मोहन की चिता के पास ही थे। लेकिन हम लोग इधर उधर घूम रहे थे कि तभी मेरे दोस्त सोनू ने मुझसे कहा, मोनू, तू अपने आप को बहुत निडर समझता है ना? मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है। फिर सोनू अपनी बात जारी रखते हुए बोलता है, तो तेरे अंदर हिम्मत है तो तू यहाँ से किसी भी एक चिता से थोड़ी सी राख अपने जेब में लेकर जा सकता है क्या? मैंने भी निडरता पूर्वक उसको जवाब दिया, हाँ, मैं ऐसा ज़रूर कर सकता हूँ। इतना बोलकर मैंने एक मुट्ठी राख उठाई और उसको एक प्लास्टिक की थैली में डाल के अपनी जेब में रख लिया। राख जेब में रखने के बाद मैं सोच रहा था कि अभी रखा है, थोड़ी देर बाद निकाल कर फेंक दूंगा, क्या होगा उससे ज़्यादा। फिर उसके बाद हम सभी वहाँ चले गए जहाँ पर मोहन की चिता जल रही थी। चिता अब जल चुकी थी लगभग, और सभी क्रियाकर्म भी पूरे हो चुके थे जो साथ में आए थे। तभी सब ने कहा, चलो अब गंगा स्नान करने को चलते हैं। मैंने और मेरे सभी दोस्तों ने गंगा स्नान किया और सभी के साथ बस में बैठकर अपने घर को रवाना हो गए। हमें घर पहुंचने में लगभग 7 बज चुके थे। खाना तो हम लोग वहीं पर सब खाकर आए थे, और पता नहीं क्यों जब से वहां से आए थे तब से मेरे सर में हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया था। इसी वजह से मैं घर जाते ही बिस्तर पर लेट गया। लेटे हुए अभी 15 मिनट हुए होंगे कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बहुत सारे अजीब अजीब लोगों के बीच में हूँ, और सभी लोग अजीब तरीके की आवाज़ें निकाल रहे थे। मैं अब बहुत डर चुका था और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई आग से जला हुआ आदमी मेरे पास खड़ा है, और एक तो सर कटा हुआ था। वहाँ जितने भी लोग मुझे दिख रहे थे वो सब विचित्र हालत में थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैं भूत परिजनों के बीच में पूरी तरीके से फंस चुका हूँ। पर तभी थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी मेरे कमरे में आई और मेरी पत्नी ने देखा कि मेरी आंखें बहुत अजीब हो रखी हैं और मैं बड़ी बुरी तरीके से अपनी पत्नी को घूरे जा रहा था। फिर उसके बाद मेरी पत्नी मेरे थोड़े पास आई और मुझसे बोली, मोनू, क्या तुम ठीक हो? उसके इतना बोलने के बाद मैं जो नहीं बोलना चाहता था वही शब्द मेरे मुंह से निकले जा रहे थे। मैंने कहा, इसे लेकर जाऊंगा, ये मुझे लेकर आया है, अब ये भी मेरे साथ जाएगा, ये अब मेरा हो गया। मेरी पत्नी मेरी बातें सुनकर
पूरी तरीके से डर चुकी थी। उसने तुरंत मेरे पापा मम्मी और घर के सभी लोगों को बुला लिया और मेरे पापा मेरे पास आकर बड़ी ज़ोर से बोले, राहुल क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? मेरे पापा के इतना बोलने के बाद भी मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। बस मैं सबको बड़ी भयानक निगाहों से देखे जा रहा था। तभी पता नहीं क्यों मुझे क्या हुआ, मैं कुछ ऐसा करना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे हाथों या मेरे शब्द मेरा कोई काबू में आ ही नहीं रहा था। तभी मैं एकदम से अपनी जगह से उठा और तुरंत अपने पापा का गला पकड़ लिया और फिर मैंने कहा, मैं सबको मार दूंगा और सबको ले चलूंगा अपने साथ। फिर उसके बाद मेरे पापा ने मुझे झटका और कहा, कौन है तू? फिर मैंने कहा, ये मुझे लेकर आया है और अब मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब ये बस मेरा है, अगर कोई हमारे बीच में आया तो मैं इसको भी मार दूंगा और उसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं सबको मार डालूंगा और किसी को नहीं छोड़ूंगा। उस दिन मैं ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। मेरे घर के सब लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे। मेरी मम्मी भी मुझे ऐसे देखकर रोने लगी थी। ऐसे ही समय बीत गया। फिर उसके बाद लगभग 10:30 बजे जब मेरी हालत में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तब मेरे पापा तुरंत मोहल्ले के एक बाबा के पास गए। बाबा ने भी देरी नहीं लगाई और वो भी तुरंत हमारे घर आ गए। बाबा को देखकर मेरे मुंह से कुछ निकला उससे पहले ही मेरे अंदर जो बैठा हुआ था उसने कहा, सबको मार दूंगा आज और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा इतना कहने के बाद मैं अपना सर बड़ी तेज तेज दीवार में मारने लगा। तभी बाबा ने तुरंत मेरे पास आकर मुझे पकड़ लिया और बड़ी ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, कौन है तू और कहाँ से आया है? लेकिन उसके बाद भी मेरे मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकले जा रही थी, ये मुझे लेकर आया है और अब मैं इसे लेकर जाऊंगा। हम दोनों साथ रहेंगे, ये सिर्फ मेरा है। मैं बस इतना ही बोले जा रहा था। मेरा इतना बोलने के बाद बाबा ने मेरी गर्दन पकड़कर तुरंत ज़मीन पर पटक दी और बड़ी तेज रफ्तार में झापड़ मारने शुरू कर दिए और कहने लगे, बता कौन है तू और कहाँ से आया है? इतना बोलने के बाद बाबा ने कुछ पूजा करी। तब मैंने कहा, ये मुझे शमशान घाट से लेकर आया है और अब मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। बाबा ने मेरी बात सुनने के बाद कहा, ये शमशान घाट से तुझे कैसे लाया? बाबा के पूरी बात होने के बाद फिर मैंने कहा, ये मुझे लाया है, बस अब हम साथ ही में जाएंगे। बाबा ने मुझे पकड़ा और दबा लिया, जिससे मैं बड़ी ज़ोर से चीखने लगा। फिर मैंने कहा, यह मेरी राख लेकर आया है चिता से, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर बाबा ने मेरे पापा को कहा, इसकी जेब से निकालो ये राख। पर मेरी जेब में राख की थैली जो रखी थी वो जेब के अंदर ही फट गई थी, तो उसमें से सारी राख बिखर चुकी थी। फिर उसके बाद मेरे पापा ने सारी राख इकट्ठा करके घर के पास की नदी में फेंक दी। उस समय तो मैं ठीक हो गया, पर अगले दिन मेरा सर बहुत ज़ोरों से दर्द करने लगा। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। मुझे पता था कल की घटना की वजह से ही क्या पता मेरी तबीयत खराब हो जाए। पर जब रात को मैं अपने बिस्तर पर सोने गया, तभी मेरी आंख लग गई थी। पर मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं तेज तेज से चिल्लाने लगा और कहने लगा, मैं इसे लेकर जाऊंगा, अब मैं इसे लेकर जाऊंगा। ये मुझे लाया है और मैं इसे लेकर जाऊंगा। इतना बोलकर मैं अपने घर से बाहर भागने लगा। गिरते पड़ते मैं भागे जा रहा था। तभी मेरे पापा
और आसपास के लोगों ने मुझे पकड़कर घर के अंदर वापस लेकर आ गए और मेरे बिस्तर पर लेटा दिया। लेटने के कुछ समय बाद मैं उठकर अपना सर दीवार पर मारने लगा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और रोते हुए मैं बस एक ही बात बोले जा रहा था, मैं इसे लेकर जाऊंगा। इस बार मेरे अंदर पहली वाली रात से ज़्यादा गुस्सा था और मैं बार बार सबका गला पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी बाबा फिर हमारे घर को आए। अब की बार बाबा ने पूरे घर में गंगा जल छिड़का और मंत्र पढ़ने लगे। बाबा ने कहा कि उसकी राख अभी बिस्तर में गिरी है और इसके कपड़े पर भी, इन्हें अभी विसर्जित करके आओ। तब मेरे पापा ने मेरी चादर यानी बेडशीट और मेरे कपड़े सभी नदी में विसर्जित कर दिए और बाबा ने मेरे गले में एक ताबीज मंत्र पढ़कर बांध दिया। बाबा ने कहा अब ऐसा कभी नहीं होगा। तब से मैं अपने काम से ही काम रखता हूँ। दोस्तों ये कहानी पुणे के रहने वाले राकेश जी की है, जिन्होंने अपने भूतिया कहानी को बताया है। राकेश जी बताते हैं कि 2012 में वो एक अपार्टमेंट में लड़कियों के साथ रहा करते थे, जो कि 2 थीं, और वो उनके काम में जो वर्किंग आवर्स थे वो अलग अलग थे। हमारे अपार्टमेंट में एक रहस्यमयी चित्र टंगा रहता था, जो कि और जब भी हम कहीं बाहर से अपार्टमेंट में आते तो हर समय वो चित्र ज़मीन पर गिरा हुआ रहता था। हमने कई बार ये जानने की कोशिश की कि ये चित्र बार बार दीवार से कैसे गिर जाता है, कहीं हवा से तो नहीं या फिर दरवाजे के खुलने और बंद होने से, लेकिन हमें कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। फिर मेरे दोस्तों ने बताया कि घर में हवन करवा लिया जाए ताकि घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी भाग जाए। हमने सब कुछ ऐसा ही किया। उसके बाद चित्र के गिरने की समस्या का समाधान हो गया, लेकिन उसके बाद एक नया समस्या खड़ी हो गई। जब भी मैं अकेले में रात में सोता हूँ तो किचन में से बच्चों के रोने की आवाज़ आती है। इससे मेरी नींद खराब होती है और मैं परेशान हो जाता हूँ। उसके बाद मैं सेंटा क्रूज में अपने चाचा के घर शिफ्ट हो गया था ताकि ये समस्या मुझे बार बार ना आए। दोस्तों मेरा नाम प्रतीक है। मैं जब 7 साल का था उस दिन दुर्गा पूजा थी। उसके बाद आधी रात को सभी परिवार वाले पंडाल में इकट्ठा होने वाले थे। मेरी माँ ने मुझे नीचे पंडाल में पापा के पास जाने के लिए कहा। कुछ देर में सभी लोग पंडाल में इकट्ठा हो गए थे, लेकिन मैं गायब था। घर के सभी लोग मुझे ढूंढने लगे थे। मेरी माँ ने सोचा कि मैं वॉशरूम में हो सकता हूँ, इसलिए वो वॉशरूम में मुझे देखने आई, लेकिन मैं वहाँ पर भी नहीं था। उसके बाद मेरी मम्मी किचन में आती हैं तो मुझे कहते हुए सुनती है कि दादाजी बॉल इधर फेंको मेरे पास। और मेरी मम्मी जब मेरे सामने देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन बॉल हवा में थी। उसके बाद तुरंत ही मेरी मम्मी मुझे वहाँ से लेकर नीचे भाग जाती है, क्योंकि मेरे दादाजी की मृत्यु 10 साल पहले ही हो गई थी। दोस्तों मुझे नहीं पता कि शायद मेरे दादाजी वहाँ पर थे भी या नहीं, पर अगर मैं अपने दादाजी को ऐसे बुला रहा था तो शायद मेरे दादाजी वहीं पर होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी उस वक्त बहुत छोटा था। पर जो बॉल हवा में थी उसके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। दोस्तों मेरा नाम मीरा है और ये बात साल 2016 की है। मैं इंडिया बुल सेंटर टावर में डीएनए और हिंदुस्तान टाइम्स के कार्यालय में 11th और 12th मंजिल पर काम करती थी और पत्रकार देर रात तक काम के सिलसिले में
ऑफिस में ही रुक जाया करते थे। जब भी वे लिफ्ट से नीचे उतरते या ऊपर जाते थे तो 11th और 12th फ्लोर पर लिफ्ट अटक जाती थी और ऐसा लगता था कि कोई लिफ्ट में चढ़ रहा हो, लेकिन दिखाई नहीं देता था। उसके बाद लिफ्ट अपने आप बंद हो जाती थी। इसी तरह एक दिन डीएनए का एक पत्रकार लिफ्ट से नीचे उतर रहा था, तभी लिफ्ट 11th फ्लोर पर रुकी। उसके बाद उस लिफ्ट में एक लिफ्टमैन दाखिल होता है जो कि उस पत्रकार को घूरता रहता है। उसके बाद वो पत्रकार डर के 10 मंजिल पर ही लिफ्ट से उतर जाता है। उसके बाद जब वह लिफ्टमैन के ऑफिस में जाता है तो वहाँ उसे उसी लिफ्टमैन का फोटो दिखता है जिस पर हार चढ़ा हुआ था और उसकी मौत कुछ साल पहले ही हो गई थी। दोस्तों, आप यकीन करें या ना करें, पर ये जो बात मैंने आपको बताई है ये मेरी आंखों देखी बातें हैं। दोस्तों, मैं अली। साल 2018 में मैं अपने परिवार के साथ बेंगलोर में रहा करता था। एक दिन मैं और मेरी बहन बेंगलोर में स्थित नंदी पहाड़ी पर जाने को तय करते हैं। हम सुबह के 3 बजे ही वहाँ के लिए निकल पड़े थे। उसके गूगल मैप का इस्तेमाल करके अपना रास्ता देखे जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे गूगल मैप ने हमें एक अनजाने जगह पर पहुंचा दिया था और वो जगह इतनी सुनसान थी जहां पर ना कोई घर था और ना कोई इंसान। कुछ देर बाद हमने वहां पर सफ़ेद कपड़े और काले लेकिन गीले बालों वाली महिला को देखा। वो बहुत सारा सोना, चूड़ी, नेकलेस और कमर में कुछ पहनी हुई थी। उसके देखते ही हम डर गए और बिना गाड़ी को रोके आगे बढ़ गए। उसके बाद हम नंदी पहाड़ी पर पहुंच गए थे, लेकिन वहां साइकिल की रेस चालू थी, इसलिए हमें वहां से वापस आना पड़ा। जैसे ही हम घर पहुंचे तो मैंने देखा कि मेरे गाड़ी के पीछे रखे हुए पानी की 3 बोतल पूरी तरीके से खाली थी और हमने एक बूंद भी पानी नहीं पिया था और ना ही पानी लीक हुआ था। आज तक हम ये नहीं समझ पाए हैं कि वो पानी कहाँ चला गया। दोस्तों, ये मेरे साथ घटी रियल हॉरर इंसिडेंट्स है। दोस्तों, मेरा नाम चांदनी है और जब मैं 16 साल की थी, एक दिन मेरे दोस्त का जन्मदिन था। दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए मैं अपने दोस्त के घर गई हुई थी। उसके बाद मैं अपने 2 दोस्तों के साथ घर वापस आ गई। मैं अपने एक दोस्त के साथ बालकनी में खड़ी थी। उस समय रात के 3 बज रहे थे और मेरी एक दोस्त मेरे दूसरे कमरे में फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। कुछ समय के बाद जब हमने बालकनी के बाहर देखा तो वहाँ पर लाइट बंद चालू हुए जा रही थी, जैसे कि कोई फ्लैश लाइट को बंद चालू करता है। ये देखकर हम दोनों डर गई थी। उसके बाद तुरंत भागकर अपने कमरे में हम लोग चली गईं और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद हमने अपनी दूसरी दोस्त को भी इसके बारे में बताया। कुछ दिन बीत गए। मुझे वह दिन रोज़ याद आता था और मैं सोचती थी कि हो सकता है कि जो हमने देखा था एक फ्लैश लाइट हो किसी गाड़ी की, या लेकिन 8वें मंजिल पर गाड़ी का फ्लैश लाइट कैसे आ सकता है। उसके बाद मुझे रोज़ मेरे खिड़की के पास किसी की चलने की आवाज़ आती थी और कभी कभी चीखने की आवाज़ें भी आती थी। इसके बाद मेरी सभी सहेलियां मेरे घर आना ही बंद कर दी, क्योंकि उनको भी ये हॉरर आवाज़ें रोज़ ही सुनाई देती थी जब जब वो मेरे घर आती थी।